क्या सुबह उठने से दर्द हो रहा है तो क्या ये जकड़न और अर्थराइटिस के लक्षण हो रहे हैं? जी, मॉर्निंग स्टिफनेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ा हॉलमार्क फिनोमेना रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? अर्थराइटिस क्या होता है? ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली अब इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक बीमारी नहीं है, ये एक आपकी उम्र का असर है। कि घुटने के दर्द के क्या कारण रहते हैं अगर 40-50 बरस से ज्यादा उम्र हो? क्या अर्थराइटिस ऐसे भी होते हैं जो कम उम्र में भी हो सकते हैं, ऐसा होता है क्या? आर्थराइटिस तो बड़ा एक ब्रॉड टर्म है। यदि अपन एज रिलेटेड डिजेनरेटिव आर्थराइटिस की यदि बात करें तो ये आजकल कम उम्र में भी होने लगा है कि आज से 50 वर्ष पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस 70 वर्ष की उम्र पार करे लोगों की निशानी थी, लेकिन आज वो 45 वर्ष पार करे लोगों की उम्र की निशानी बनती जा रही है। तो यदि एक बार आर्थराइटिस चालू हुई तो महिलाओं में ये तेज रफ्तार पकड़ती है, पुरुष में धीरे धीरे ग्रो करती है। क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज सिर्फ दवाइयों से हो सकता है? ये सही है कि गलत है? तो टीवी पे शिल्पा शेट्टी या अजय देवगन या जावेद अख्तर जो दवाइयाँ बेच रहे हैं, दवाइयाँ ना लें। जो वो तमाम नाम से आयुर्वेदिक दवाइयों का लेवल लगा के बेच रहे हैं, वो शुद्ध स्टीरॉयड है। वो आपके ऊपर वाले से मुलाकात जल्दी करवाने का इंतजाम है। सर, ये अर्थराइटिस के क्या शुरुआती लक्षण रहते हैं और इसे कब लोगों को मैंने इस पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं भाई अब तो इस पे ध्यान देना चाहिए? बेसिकली जो ईश्वर ने दर्द बनाया है ना, हम लोग सब दर्द से नफरत करते हैं, लेकिन ईश्वर ने दर्द को एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे बनाया है। जैसे दाग अच्छे हैं वैसे दर्द भी अच्छा है। हाँ, दर्द अच्छा है। कितना बार लोग बोलते हैं कि ये लाइफस्टाइल का डिजीज है। क्या ये सचमुच लाइफस्टाइल का डिजीज है? घुटने का दर्द होना जीवन शैली में क्या गड़बड़ी होने के कारण से ये ज्यादा हो सकता है, चाहे जल्दी हो सकता है? सबसे पहले तो जो हमारा प्रकृति ने शरीर बनाया है ना, वो इस हिसाब से बनाया है कि हमारा बॉडी वेट आइडियल 70-75 रहे, हर घुटने पे 35 किलो का वजन पड़े। जैसे घुटने की तकलीफ रहता है वैसे मरीजों को क्या चलना चाहिए, क्या उसको जॉगिंग करना चाहिए, क्या उसको रनिंग करना चाहिए क्या? ये सवाल सर मैं रोजाना सामना करता हूँ, क्योंकि मरीज रहते हैं ओवरवेट। तो यदि वो आपके पास आए हैं तो आप उनको कहोगे कि वजन कम करो, वजन कम करने के लिए वो कहेंगे कि हमें रनिंग करना है। मुझे घुटने की तकलीफ है तो क्या इसमें योग या आयुर्वेद से कुछ फायदा हो सकता है क्या? योग और आयुर्वेद के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारी भावनाएं कुछ ज्यादा जुड़ी हुई हैं। तो अगर घुटने के दर्द के शुरुआती लक्षण है, शुरुआती स्टेज है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? मैं ये मानता हूँ कि पूरा एलोपैथिक मेडिसिन 100 बरस 150 बरस पुराना है और इंसानी इवोल्यूशन की 20 लाख साल की हिस्ट्री है। तो जो तरीके प्राकृतिक रहते हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंजेक्शन देते हैं, स्टेम सेल थेरेपी है, पीआरपी है, ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शन है, ओजोन थेरेपी है, स्टेरॉइड इंजेक्शन है। ये कब आप देते हैं? इसके क्या कुछ खास इंडिकेशन है? जिस महिला का रेगुलर मासिक धर्म आता है उनमें हार्ट अटैक नहीं आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामेश्वर। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन जी। ये खुद प्रोफेसर हैं, इंटेंसिविस्ट हैं और पेन मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। इंडिया के बहुत ही नामी गिरामी डॉक्टर हैं और ये खुद प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज, जो सागर में मेडिकल कॉलेज है। डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं चाहूंगा कि मेरे ऑडियंस के लिए एक बार कि आप कौन हैं और क्या काम करते हैं, प्लीज बताइए प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन है। मैंने इंदौर से एमडी एनेस्थीसिया किया है और इसके बाद एनेस्थीसिया में ही आजकल पेन मैनेजमेंट का जो इलाज का तरीका है उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो उसकी मैंने काफी सारी ट्रेनिंग करी हुई है और 2008 से मैं इस फील्ड में सक्रिय हूँ। तो अच्छा 16-17-18 साल का अनुभव है और मैं अभी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया और पेन मेडिसिन विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ और तमाम किस्म के दर्द का इलाज करता हूँ। और कुछ इलाज के तरीके हैं जिनके लिए जैसा एक दो इलाज के तरीके हैं जिनके लिए इंडिया में थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है। काफी लोग परामर्श लेते हैं, काफी लोग मार्गदर्शन लेते हैं। चूंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया तो अनंत रहती है, तो मैं ये कहूँ कि मुझे सब कुछ आता है या किसी विषय का मैं ज्ञाता हूँ, तो ये थोड़ा सा गलत रहेगा। लेकिन हाँ, ये है कि मैं सीखने की प्रक्रिया से काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी सीखने का इच्छुक हूँ। धन्यवाद सर। एक्चुअली जो जितना
जो गहरा रहता है उतना ही खामोश खामोश होता है। तो सर के बारे में मैं बता दूं कि सर लगभग 20 साल से इस प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं, और इनके 12-13 से ज्यादा पब्लिकेशन है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन है। और पेन मैनेजमेंट में सर केवल एज ए डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक टीचर, एक गाइड है, बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों को सिखाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपके इस पॉडकास्ट से हमारे ऑडियंस को बहुत फायदा होगा सर। दर्द के बारे में, आजकल तो हर इंसान दर्द से पीड़ित है। शरीर के दर्द से, किसी को घुटने का दर्द है, किसी को कमर का दर्द है, किसी को गर्दन का दर्द है। क्योंकि मैं भी सर ऑनलाइन, मेरे साथ बहुत सारी ऑडियंस जुड़ी हुई है जो थोड़ा सा उम्र दराज तरह के लोग हैं, तो उसमें घुटने की तकलीफ बहुत ही कॉमन रहती है। तो मैं सर जानना चाहता हूँ कि घुटने के दर्द के क्या कारण रहते हैं अगर 40-50 वर्ष से ज्यादा उम्र हो, और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, आर्थराइटिस क्या होता है सर? देखिए, यदि अपन बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो विज्ञान की भाषा में के ज्वाइंट में घुटने के ज्वाइंट में जब भी कोई सूजन आएगी तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाएगा। लेकिन यदि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, यदि इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, तो वो बिल्कुल अलग बीमारी की कैटेगरी है। उसमें आपको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा और आपका मरीज ठीक हो जाएगा। और कईयों बार ये रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी रहता है। अपना जो चीफ कंसर्न है वो है एज रिलेटेड डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि हम देखते हैं कि बुढ़ापे में तकरीबन सभी के पैर दर्द करते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे आदमी हो। विरले ही ऐसे लोग रहते हैं जो 70-80 की उम्र पहुंच जाते हैं और उनके घुटना दर्द करना शुरू नहीं होता है। नहीं तो प्राय प्राय अभी देखने में आ रहा है कि 50 की उम्र पार करते साथ ही अ, लोगों के घुटने में दर्द चालू हो जाता है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली, अब इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक बीमारी नहीं है, ये एक आपकी उम्र का असर है। जैसे जैसे मेरी उम्र के साथ मुझे चश्मा लग गया है या मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, तो ये सिंपल एजिंग का प्रोसेस है। तो ऐसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है कि ये बेसिकली आपकी बॉडी का वियर एंड टीयर का फेज रहता है। तो ये डिजेनरेटिव आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस को कहते हैं। सर क्या ये आर्थराइटिस केवल ओल्ड एज में ही हो सकता है कि यंग एज में भी लोगों को आर्थराइटिस हो सकता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस तो आपने जैसे बोला कि वियर एंड टियर के कारण से होता है, उम्र के हिसाब से होता है। 50 वर्ष के बाद तो लगभग सबको होता है, जैसे हमारे बाल पक जाते हैं, जैसे थोड़ा चश्मा लग जाता है, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होने लगता है, उसी तरह से घुटने भी गिर जाते हैं। लेकिन क्या आर्थराइटिस ऐसे भी होते हैं जो कम उम्र में भी हो सकते हैं, ऐसा होता है क्या? देखिए सर, आर्थराइटिस तो बड़ा एक ब्रॉड टर्म है। यदि अपन एज रिलेटेड डिजेनरेटिव आर्थराइटिस की यदि बात करें, तो ये आजकल कम उम्र में भी होने लगा है। जैसे कि मेरी उम्र भी 46 वर्ष है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरे पास कई सारे अपने पुरुष मित्रों और महिला मित्रों के फोन आते हैं कि उनके घुटने दर्द चालू हो गए, जो कि 50 अभी छुए भी नहीं है। तो ये तो है, ये बुढ़ापे में ज्यादा होती है बाकी, लेकिन इसकी एज धीरे धीरे रिसीड कर रही है। कि आज से 50 वर्ष पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस 70 वर्ष की उम्र पार करे लोगों की निशानी थी, लेकिन आज वो 45 वर्ष पार करे लोगों की उम्र की निशानी बनती जा रही है। जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो उम्र के हिसाब से घुटने का घिसारा होता है, जो खराब होता है, तो क्या ये महिलाओं में ज्यादा होता है? और अगर होता है तो क्यों ऐसा महिलाओं में ज्यादा होता है? ऐसा आपको, आपके अनुसार क्या कारण है इसका? सर, मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक महिलाओं की माहवारी चलती रहती है, ईश्वर ने उनको एक वरदान दिया हुआ है कि ना तो उनको हार्ट अटैक आते। हम्म। एक ईस्ट्रोजन करके हार्मोन रहता है जो हर माहवारी में जिसका लेवल घटता और बढ़ता है, उसकी वजह से आपने देखा होगा कि महिलाओं की स्किन सॉफ्ट रहती है, उनका यूथफुल अपीयरेंस रहता है। माहवारी के पहले तक हर महिला का चेहरा चमकता रहता है, और वो ईस्ट्रोजन की वजह से ही शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी का स्तर बना रहता है। तो महिलाओं में ये समस्या नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो मीनोपॉज अटेंड करती हैं, उसके बाद कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी उनमें पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है। तो यदि एक बार अर्थराइटिस चालू हुई तो महिलाओं में ये तेज रफ्तार पकड़ती है, पुरुष में धीरे धीरे ग्रो करती है।
यानी कि एक्चुअली मासिक धर्म कितना बार लेडीज लोग को लगता है कि हमारे कितना बार कंपैरिजन करती हैं कि आप लोगों को तो कोई दिक्कत है, हर महीने हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनके लिए एक एक वरदान भी है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल बहुत सर, सारी चीज। हार्ट अटैक आप देखिएगा, जिस महिला का रेगुलर मासिक धर्म आता है उस उनमें हार्ट अटैक नहीं आ रहे हैं। उसके बजाय हम्म। आप देखिए कि 45 साल से कम उम्र के पुरुषों में हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन महिलाएं 45 साल तक अभी भी इम्यून है। हाँ, 45 साल या मीनोपॉज एक बार अटेन करने के बाद, माहवारी बंद होने के बाद दोनों में बराबर रिस्क हो जाती है, लेकिन ईस्ट्रोजन की वजह से जब तक उनको मासिक धर्म आता रहता है वो हृदय रोगों से और ऑस्टियोआर्थराइटिस इत्यादि से बची रहती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस से बहुत बची रहती है। बहुत ही अच्छा सर, आपने एक बहुत ही अच्छा चीज है, शायद बहुत सारी महिलाओं को ये चीज जानना चाहिए। सर, ये अर्थराइटिस के क्या शुरुआती लक्षण रहते हैं, और इसे कब लोगों को मैंने इस पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं भाई अब तो इस पे ध्यान देना चाहिए और आपको इस पे वर्क करना चाहिए, चाहे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? सर देखिए, आर्थराइटिस का शुरुआती लक्षण रहेगा दर्द। मतलब बेसिकली जो ईश्वर ने दर्द बनाया है ना, हम लोग सब दर्द से नफरत करते हैं, लेकिन ईश्वर ने या नेचर ने या एवोल्यूशन ने दर्द को एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे बनाया है। दर्द का एहसास इसलिए होता है कि आपके दिमाग को पता चल सके कि कहीं बॉडी का टिश्यू डैमेज हो रहा है, बॉडी को कहीं नुकसान पहुंच रहा है। तो घुटने की आर्थराइटिस में दर्द शुरू होता है तो ये एक्चुअल में बॉडी आपको बोल रही है कि आपको अपने जॉइंट को हिफाजत से रखना है, क्योंकि अभी यहाँ प्रॉब्लम है। एक एक ये भी है कि दर्द जैसे दाग अच्छे हैं वैसे दर्द भी अच्छा है, हाँ, कितना बार दर्द लोग। अच्छा है। हाँ, दर्द नहीं होना ज्यादा बड़ी बीमारी है। जी 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 सर, मैंने इस हम्म। मामले में एक नॉवेल डैन ब्राउन का नॉवेल पढ़ा था, डाविंसी कोड, जिस पे फिल्म भी बनी थी और जो बाद में काफी विवादित रही और भारत में प्रतिबंधित रही थी। उसमें एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का बताया था उन्होंने, जिसका डिक्टम था, जिसका स्लोगन था, पेन इज गुड। तो एक्चुअल में दर्द आप अच्छा है। माने चाहे नहीं माने, पेन इज गुड। वो आपको बता के चलता है कि आपका यहाँ का टिश्यू डैमेज है और आपको यहाँ ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है, ज्यादा तोड़फोड़ नहीं होने दे, तोड़फोड़ होने से बचाता है। दर्द एक सिग्नल है जो आदमी को अलर्ट करता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और आप सावधान हो जाइए, चाहे इसका ध्यान दीजिए, चाहे इसके लिए कुछ करिए, जो जी नॉर्मली जी आदमी नहीं समझ पाता है उस चीजों को। जी 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 और बिल्कुल। एक दर्द एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं कि शरीर को और डैमेज होने से रोकने का एक सिग्नल है। बहुत ही अच्छा सर आपने बताया कि कोई भी गठिया है, शुरुआती लक्षण में दर्द होगा, नीचे बैठने उठने में दर्द होगा, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दर्द होगा, और दर्द ही शुरुआती लक्षण होगा, घुटने में दर्द हो सकता है। सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या सुबह उठने से घुटने की जकड़न या अर्थराइटिस, और उठने के वक्त अगर दर्द हो रहा है, तो क्या ये जकड़न और अर्थराइटिस के लक्षण हो सकते हैं क्या, कि सवेरे उठे उठे और उसी वक्त आपको कष्ट हो रहा है, चाहे दिक्कत हो रही है तो? जी, मॉर्निंग स्टिफनेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ा हॉलमार्क फिनोमेना रहता है कि जब मरीज पहली बार सुबह उठ के पैर जमीन पर रखता है तो उसको चलने में तकलीफ होती है। तो बिल्कुल शुरुआती लक्षण के तौर पे आप मॉर्निंग स्टिफनेस को और दर्द को कह सकते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है, इसमें दर्द बढ़ता जाता है, सूजन बढ़ती जाती है, आसपास की मांसपेशियों की अकड़न बढ़ जाती है, और सबसे आखिर में वो मांसपेशियां कड़क होते होते परमानेंट इतनी कड़क हो जाती हैं कि घुटने का शेप बिगड़ जाता है। तो ये घुटने की आर्थराइटिस की अवस्थाएं हैं। यदि डॉक्टरी भाषा में कहें तो इनको एक्सरे के आधार पे 4 ग्रेड में बांटा हुआ है। लेकिन वो सब जब आप मरीज का इलाज कर रहे होते तब ध्यान देने की बात है। यदि हम अभी अपने सामान्य मरीजों के लिए बात करें तो यदि घुटने में आपके दर्द है, सुबह के समय स्टिफनेस है, सूजन है, तो डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाना चाहिए। एक चीज और भी, कितना बार लोग बोलते हैं कि ये लाइफस्टाइल का डिजीज है। क्या ये सचमुच लाइफस्टाइल का डिजीज है, घुटने का दर्द होना? और क्या माने जीवन शैली में क्या गड़बड़ी होने के कारण से ये ज्यादा हो सकता है, चाहे जल्दी हो सकता है? या क्या चीजें हम लोग को अपने जीवन शैली में सुधार करना चाहिए, ये दिक्कत ना हो? देखिए सर, सबसे पहले तो जो हमारा प्रकृति ने शरीर बनाया है ना, वो इस हिसाब से बनाया है कि हमारा बॉडी वेट आइडियल 70-75 रहे। यदि हम बात करते हैं 70 किलो बॉडी वेट की, तो
ईश्वर ने हमारे जो घुटने बनाए हैं वो इस हिसाब से बनाए हैं कि हर घुटने पे 35 किलो का वजन पड़े। ठीक है। और फिर मैं यदि मैं खुद की बात करूं तो मेरा वजन 100 किलो से ज्यादा है। तो एक्चुअल में मैं अपने घुटनों पे अत्याचार कर रहा हूं, क्योंकि जब प्रकृति ने आपको इतना लोड, हैवी लोड उठाने के हिसाब से नहीं बनाया है, लेकिन मेरा वजन 100 के पार है। मतलब मेरा एक घुटने पे 51, दूसरे घुटने पे 51, मतलब इतना 35 तो नहीं है ना, इससे बहुत ज्यादा है। तो इस बेसिकली ये सब वियर एंड टीयर का इफेक्ट रहता है। तो ऑब्वियसली मेरे घुटने जल्दी से बोल जाएंगे, जिसको कहेंगे, या डिजनरेशन जल्दी होगा। और फिर थोड़ा बहुत कह सकते हैं पोषक तत्वों की कमी, क्योंकि हमारी बॉडी में लगातार कोशिकाओं का निर्माण, ऊतक का रिपेयर, टिश्यू रिपेयर चलता रहता है। तो उसके लिए लगते हैं पोषक तत्व। तो यदि किसी का खाना पीना पोषक तत्वों की कमी है तो वो रिपेयर इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो ये कहा जा सकता है। और फिर तीसरी बड़ी चीज कही जा सकती है, जो भारतीय पद्धति में जो क्रॉस लेग होके बैठने की आदत है ना, यज्ञ हम्म। में, हवन में, मंदिर में पालथी मार के बैठना, या हम न, इंडियन न, स्टाइल में नमाज के लिए भी लोग बैठते हैं, मुस्लिम लोग भी, हिंदू लोग भी है। हम लोग के यहाँ तो नीचे हाँ, नहीं बैठना एक अपने आप में सोशल स्टिग्मा है कि अगर आप नहीं बैठ पा सम रहे हैं। काइंड ऑफ एरोगेंस। मेरे बहुत सारे मरीज हैं जिनको हम्म। मैंने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि आपको किसी भी स्थिति में जमीन पर नहीं बैठना है। तो वो हम्म। इंडियन स्टाइल में उन्होंने टॉयलेट नहीं इस्तेमाल करते, वेस्टर्न कमोड का इस्तेमाल करते हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन उनका एक महत्वपूर्ण कंसर्न रहता है कि डॉक्टर साहब हम मंदिर में तो नहीं बैठेंगे कुर्सी पे। तो ये कुछ अपने एरोगेंस का भी माना जाता है कि उन्होंने कहा कि वो कुर्सी पे बैठे थे, सब लोग भजन मंडली में नीचे बैठे हुए थे। वो सब समस्याएं तो है थोड़ा सा, तो तो इस एक्चुअली वजह से है। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो तमाम लोग जिनको घुटने की तकलीफ है, उम्र दराज लोग हैं, वो उन लोगों को मैं एज ए सोसाइटी का मेंबर होने के कारण से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हें वो लिबर्टी दें। ये कोई उनका ईगो नहीं है, उनकी तकलीफ है। और भगवान तो पूजा, और ये तो मन की चीज है। आदमी जी जैसे मन मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर ये सारी चीजें मैंने आपकी भावनाओं की खेल है। तो ऐसा नहीं कि हम नीचे बैठ के अगर हम पूजा कर रहे हैं तभी हमारी भावनाएं कनेक्ट होती है। हो सकता है कि हम लेटे लेटे भी वो कर सकते हैं, बैठे बैठे भी, कुर्सी पे भी बैठ के। तो एटलीस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर भारतवासियों से, हर अपने देशवासियों को, कि ऐसे मरीजों को मैंने एक सोशल प्रेशर ना दें कि भाई नीचे आप बैठ के ही वहां पूजा करें, नीचे जाके बैठ के ही। कितना बार जो शादी ब्याह में भी ना कुछ लोग लेडीज रहती हैं, वो नहीं नीचे बैठती हैं, तो उनको लगता है कि ये ईगो वाली है, नीचे नहीं बैठी, हम लोग के साथ नहीं बैठी। इस तरह की चीजें होती है और लोग उनके प्रॉब्लम को जी नहीं समझ पाते हैं। बहुत ही अच्छा सर आपने बताया कि क्या क्या चीजें हैं। ऐसे एक और भी बहुत ही कॉमन सवाल रहता है, जिसे घुटने की तकलीफ रहता है, वैसे मरीजों को क्या चलना चाहिए, क्या उसको जॉगिंग करना चाहिए, क्या उसको रनिंग करना चाहिए, क्या आपके अनुसार क्या करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सवाल, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं तो लोग हमसे पूछते हैं सर। देखिए, ये सवाल सर मैं रोजाना सामना करता हूँ, क्योंकि मरीज हम्म। रहते हैं ओवरवेट। तो हम्म। यदि वो आपके पास आए हैं तो आप उनको कहोगे कि वजन कम करो, तो वजन हम्म। कम करने के लिए वो कहेंगे कि हमें रनिंग करना है हम्म। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है। आप डाइट मॉडिफिकेशन याद रखिए, डाइट मॉडिफिकेशन ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन एक्सरसाइज आपको करना ही पड़ेगी, तब तो एग्जिस्टिंग कैलोरी आपकी बर्न होंगी। तो तकरीबन इस सवाल का रोज सामना करना पड़ता है कि डॉक्टर साहब एक तरफ आप कह रहे हो कि वजन कम करो, और दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि अपने घुटने को ओवर एक्साइट नहीं करो, ओवर यूज नहीं करो। तो उसका उसके पीछे की फिलॉसफी ये है कि जब दर्द एकदम बहुत ज्यादा बड़ा हो, तब आपको आराम करना है, बर्फ की सिकाई करना है। लेकिन एक बार दर्द का लेवल थोड़ा सा कम हो गया तो जेंटल एक्सरसाइज करके, जेंटल एक्सरसाइज जैसे मैं आपसे बहुत ज्यादा रनिंग करने के बजाय पैदल धीरे धीरे लंबा चलने की सलाह दूंगा। ऐसे ही हैवी साइकिलिंग या हैवी जिम करने के बजाय आप लाइट एक्सरसाइज करें, लेकिन उसकी ड्यूरेशन ज्यादा हो, इंटेंसिटी कम हो, उस किस्म की एक्सरसाइज से
आपका वेट रिडक्शन भी अचीव हो जाएगा और ज्वाइंट की मोबिलिटी भी धीरे धीरे बनी रहेगी। आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको आपके ज्वाइंट को ओवर यूज नहीं करना है। यदि आपको 2 किलोमीटर की रनिंग के बाद या 2 किलोमीटर की वॉकिंग के बाद आपको दर्द हो रहा है, तो आपको और उसको कंटिन्यू नहीं करना है, आपको वहीं रोक देना है अपनी कसरत को। बिल्कुल, बहुत ही सही चीज़ बताया सर, क्योंकि ये सवाल बहुत ही ये है और हम भी अपने मरीज को यही बताते हैं कि लो इम्पैक्ट, जिसमें घुटने पे बहुत प्रेशर नहीं पड़ रहा, उस तरह की आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप साइक्लिंग कर सकते हैं अगर जेंटल है, खूब ज़्यादा प्रेशर का नहीं। आप सबसे अच्छा है, अगर आप पॉसिबल है तो आप स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन जॉगिंग, रनिंग ये सब चीज़ें अवॉइड करें तो अच्छा है। और आपने जैसे बताया कि जब कष्ट बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि ये भी चीज़ें मना करना, वो भी रोकना पड़े उस वक़्त। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप एक्सरसाइज़ करेंगे, आपकी मांसपेशियाँ स्ट्रेंथन होंगी, तो आप लंबा चल सकेंगे। और लंबा चलने से ज़्यादा है कि कंसिस्टेंसी रहे, जो जितना भी चलते हैं, और जितना आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है, उतना आप वॉकिंग करें। और इसके साथ-साथ बाकी केवल वॉकिंग ही नहीं, बाकी आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ करें, वेट रिडक्शन करें, डाइट पे ध्यान दें, अगर कुछ लगता है तो सप्लीमेंट्स या पेन किलर भी हो सकता है कि लेना पड़े तो लें। लेकिन एक चीज़ केवल करने से बहुत ही अच्छा सर आपने बताया। सर मैं एक चीज़ और भी, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पूछते हैं लोग घुटने के मरीज़ की कि सर मुझे घुटने की तकलीफ़ है, तो क्या इसमें योग या आयुर्वेद से कुछ फ़ायदा हो सकता है क्या? अगर आपको कुछ उसमें अगर आप कुछ बोल सकें तो अच्छी बात है। योग या आयुर्वेद से, देखिए मैं योग और आयुर्वेद के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारी भावनाएं कुछ ज्यादा जुड़ी हुई हैं। चूंकि वो एंशियंट वैदिक कल्चर से जुड़ा हुआ है, मामला हमारे धर्म का, भारतीय संस्कृति का है, तो उसमें हम हमेशा सुपर साइंटिफिक वैल्यू तलाशते हैं। मतलब मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन हम मतलब अंदर से चाहते हैं कि योग और आयुर्वेद से फायदा लगे, कि हमें अपनी संस्कृति पे, हमें अपने देश पे फक्र हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर इलाज के तरीके की एक साइंटिफिक वैल्यू होती है और उसको ओवररेट नहीं किया जा सकता। तो प्रॉब्लम यही है कि योग और आयुर्वेद बहुत अच्छी चीजें हैं। 10,000 साल से हमारी का हिस्सा हैं। 10,000 साल से हमारा देश चला आ रहा है। इतनी मानव आबादी बढ़ी हुई है, अब तो दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन वो उसके कुछ अपने इंडिकेशन हैं। अब यदि आप कोई योग और आयुर्वेद बहुत अच्छा है, लेकिन यदि किसी को स्टेज 4 कार्सिनोमा, लिवर कैंसर है, और यदि कोई क्लेम करने लगे कि आप योगा और आयुर्वेद का इस्तेमाल करो तो 1 महीने बाद आप ठीक हो जाओगे, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, तो इसमें गलती योग और आयुर्वेद की नहीं है, गलती उस आदमी की है जो उनको कायदे का इलाज बंद करा के झूठे आश्वासन दे रहा है। तो घूम फिर के वही बात है कि योग और आयुर्वेद बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा योग की सलाह देने से इसलिए बचता हूं कि इसमें योग क्रियाओं के दौरान शरीर को आड़ा टेढ़ा, ऊटपटांग खींचा जाता है, तो वो कईयों बार ऑस्टियोआर्थराइटिस को बढ़ावा दे देता है। और रहा सवाल आयुर्वेद का, तो मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद, असली आयुर्वेद थोड़ा बहुत इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन आजकल आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम पे सब जगह स्टीरॉयड की पुड़ियां दी जा रही हैं। स्टीरॉयड भारी मात्रा में दिया जा रहा है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि यदि आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं यदि आप, तो भरोसेमंद जगह से लीजिए, और डाबर, झंडू या वैद्यनाथ, किसी रेप्यूटेड फार्मा की लीजिए। ऐसे बिना लेबल वाली कोई भी पर्ची, कोई भी पुड़िया ग्रहण नहीं करनी है, क्योंकि सब में स्टीरॉयड रहता है और वो 6 महीने बाद आपकी ओर दुर्गति कर, स्टीरॉयड कर देगा, ब्लड प्रेशर, शुगर हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बहुत बिगड़ जाएगी। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने बताया सर। एक्चुअली अब सीधे हम लोग आते हैं इलाज पे कि क्या इलाज है इस ऑस्टियोआर्थराइटिस का। तो अगर घुटने के दर्द के शुरुआती लक्षण है, शुरुआती स्टेज है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर इलाज के अगर रूप में देखा जाए तो क्या आप अपने मरीज को एडवाइस देंगे कि क्या-क्या उसे करना चाहिए सर? सर देखिए, मैं ये मानता हूं कि पूरा एलोपैथिक मेडिसिन 100 बरस, 150 बरस पुराना है, और इंसानी इवोल्यूशन की 20 लाख साल की हिस्ट्री है। तो जो तरीके प्राकृतिक रहते हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है।
कितना भी अच्छा सर्जन, कितना भी अच्छा इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर प्रकृति का एवोल्यूशन का स्थान नहीं ले सकता। तो सबसे पहले तो मैं, यदि मरीज को शुरुआती अवस्था में है, तो उसको दर्द की दवा लेके अपना एक्यूट एपिसोड है जो सबसाइड हो जाए, जो एकदम एक्यूट सिचुएशन अराइज हो रखी है, मरीज एकदम भयंकर दर्द में है, कष्ट है, हाँ, कष्ट सूजन भी पीड़ा ज्यादा जो है, बढ़ा हुआ है वो कम हो जाए पहले। हाँ। हाँ वो पीड़ा उस कुछ कम हो, और इसके हम्म। बाद एक्सरसाइज पे मैं ज्यादा रिलाय करता हूँ। और उसमें भी क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, आप खुद ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप अपने मरीज को ज्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि क्वाड्रिसेप्स मसल को कैसे स्ट्रेंथ करना है, काफ मसल हैमस्ट्रिंग कैसे स्ट्रेच करके रखना है कि उनमें फाइब्रोसिस ना हो। तो एक्सरसाइज और एनाल्जेसिक, दर्द की गोली शुरुआती अवस्था के लिए ठीक है। फिर भी यदि इसके बाद भी मरीज को फायदा नहीं होता है तो एक्सरे करा के हमें आगे अगली स्टेप पे जाना चाहिए। क्या सर आपको लगता है कि जो अर्थराइटिस डेवलप्ड हो गया, तो मैंने जैसे अधिकतर समय आजकल तो हो गया है नी रिप्लेसमेंट करना, तो क्या हर सिचुएशन में रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है या बिना ऑपरेशंस के भी चीजें ठीक होती हैं क्या? देखिए सर, मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि 4 स्टेज रहती हैं। तो मैंने अपना खुद का प्रोटोकॉल डेवलप कर रखा है कि स्टेज 4 में मैं किसी भी किस्म का इलाज नहीं करता हूँ। मरीज को साफ कह देता हूँ कि आपकी आर्थराइटिस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, आप रिप्लेसमेंट सर्जन के पास चले जाइए। और यदि ग्रेड 3 तक है तो मैं जो मेरे इंजेक्शन के इलाज के तरीके हैं वो इस्तेमाल करता हूँ। और बिल्कुल शुरुआती ग्रेड 1 है तो जो मैंने बताया कि एनाल्जेसिक और कसरत से आप बीमारी को काबू में कर सकते हैं। एक्सरसाइज, उसके बाद से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की उस पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, और तीसरा कि अगर वजन ज्यादा है तो वेट मैनेजमेंट, ये 3 चीजें शुरुआती स्टेज में और बहुत इंडियन ही क्रॉस लेग स्टाइल में, इंडियन क्रॉस लेग स्टाइल में बैठना अवॉइड करें। हाँ महिलाएं हैं हाँ। तो कैल्शियम विटामिन D3 का सप्लीमेंटेशन लें माहवारी बंद होने के बाद। अच्छा, एक चीज सर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सभी लेडीज को माहवारी बंद होने के बाद से कैल्शियम और विटामिन डी लेना चाहिए, और कितना दिन लेना चाहिए आपके अनुसार से? देखिए सर, यदि हम बात करें तो जो लोग सी फूड खाते हैं उनके मामले में कैल्शियम विटामिन D3 की डेफिशिएंसी नहीं होती है। लेकिन हम बात करें यदि इंडिया की, कि जहाँ खाने का शाकाहारी पैटर्न है, और दूसरा पिछले 200 साल में हमारी इवोल्यूशन में क्या हुआ है कि हमारी जो बॉडी प्रकृति ने बनाई थी वो बनाई थी सनलाइट में रहने के हिसाब से, खुले खेत खेत में में और काम मैदान करने में के लिए। रहने की। हाँ, हम्म। खुले खेत और मैदान में रहने के लिए। लेकिन पिछले 200 साल से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि मैं अभी भी छत के नीचे बैठा हूं, यहां से निकल के जाऊंगा मैं कार में बैठ जाऊंगा, तो सन का एक्सपोजर हो नहीं रहा, सन का एक्सपोजर नहीं होता है, विटामिन डी नहीं मिलता है, विटामिन डी नहीं मिलता है तो कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यदि महिलाएं सी फूड नहीं खा रही हैं तो तकरीबन सभी महिलाओं को कैल्शियम विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। ना केवल ये उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाएगा, और जो फ्रिक्वेंटली फ्रैक्चर होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, उससे भी बचाव देगा ये। तो कैल्शियम विटामिन D3 सभी महिलाओं को लेना चाहिए। जी सर, ये डिफरेंट डिफरेंट इंजेक्शन देते हैं, स्टेम सेल थेरेपी है, पीआरपी है, ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शन है, ओजोन थेरेपी है, स्टेरॉयड इंजेक्शन है, ये कब आप देते हैं, और इसके क्या कुछ खास इंडिकेशन है, और कब आप इसको देते हैं, और थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि हमको पीआरपी लेना है, चाहिए लेना है, क्या क्या करें? सर देखिए, मैं आपको एक वर्जन वो बता देता हूं जो एग्जिस्टिंग कंसेंसस है, जो वर्तमान में सारे वैज्ञानिक या सारे डॉक्टरों की जो राय है, मैं वो भी बताता हूं आपको। और दूसरा मैं बताऊंगा मेरी खुद की राय। जी। तो यदि हम बात करें तो सबसे पहले मैं प्रोलोथेरेपी की सलाह देता हूं। ये डेक्सट्रोज प्रोलोथेरेपी एक किस्म का इलाज का तरीका है जिसमें ग्लूकोज इंजेक्ट किया जाता है घुटने में। तो एक तो हो गया डेक्सट्रोज प्रोलोथेरेपी। फिर इसके बाद मैं ओजोन इंजेक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। डेक्सट्रोज प्रोलोथेरेपी और ओजोन से कहा जाता है कि ये कार्टिलेज रीजनरेशन को स्टिमुलेट करते हैं। तो जो आप घुटने की
गद्दी या घुटने का जो कार्टिलेज फट गया है उसको रिपेयर करते हैं। तो रहा सवाल पीआरपी का, तो पीआरपी के संबंध में लोगों की राय बन तो रही है कि इंजेक्ट करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक मेरे जितने भी पीआरपी के मरीज रहे उनको किसी को अपेक्षाकृत लाभ नहीं मिला। लेकिन मेरे 80 से 90% मरीज जिनको मैंने डेक्सट्रोज प्रोलोथेरेपी और ओजोन किया उनको लाभ मिला। तो मैं पीआरपी व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दिया हूँ, डेक्सट्रोज प्रोलोथेरेपी और ओजोन इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ये तो बहुत ही अच्छी चीज। मैंने आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि पीआरपी से बहुत खास फायदा नहीं होता। एक्चुअली नहीं पीआरपी तो नहीं बहुत नहीं है। महंगा भी होता है सर, अब इंजेक्शन। महंगा भी होता है, और मुझे सबसे अच्छे रिजल्ट अभी तक मिले हैं डेक्सट्रोज प्रोलोथेरेपी से। तो यदि हम्म मरीज स्टेज 1 2 3 आर्थराइटिस है, मतलब हम्म कि स्टेज 4 में नहीं पहुंच गया है, बिल्कुल घुटना बर्बाद नहीं हो गया है, तब तक मैं हम्म। मरीज को प्रोलोथेरेपी और ओजोन का इंजेक्शन देता हूं। और दोनों मिला प्राय के सर, प्राय मरीज की हो जाए। दोनों मिक्स जी। करके देते हैं नहीं सर, ओजोन तो गैस रहती है, वो इंजेक्ट करनी पड़ती है। डेक्सट्रोज लिक्विड रहता है, तो एक हाँ सिंगल प्रिक में जॉइंट के अंदर एंटर करते हैं। आप हाँ भी हाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन है, रोजाना घुटने के इंजेक्शन हाँ लगाते होंगे। और उसके हाँ बाद फिर 5 ml डेक्सट्रोज सॉल्यूशन और 5 ml हाँ। ओजोन एयर, जो गैस रहती है, वो इंजेक्ट कर दी जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये, अच्छा ये क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, मैंने कैसे ये काम करता है, प्रोलोथेरेपी चाहे ओजोन या पीआरपी, मैंने थ्योरेटिकली ये कैसे काम करता है, और क्या अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। मैंने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कॉस्ट हो सकता है, लेकिन एक रफ आइडिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कितने पैसे लगते हैं सर देखिए, सर। कॉन्सेप्ट घूम फिर के यही है कि जो घुटने का आपका कार्टिलेज फट गया है, छिल गया है, डिग्रेड हो गया है, थिन हो गया है, डिजनरेट हो गया है, उसको आपको रिपेयर करना है। अब वो कोई दीवार तो गिरी नहीं है कि आप सीमेंट और ईंट से जाके रिपेयर कर देंगे। उसके लिए आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा बॉडी की रिपेयर मैकेनिज्म को। तो ये जो तमाम इंजेक्शन मैंने बताए, चाहे ओजोन हो, चाहे डेक्सट्रोस्पोलोथेरेपी हो, चाहे पीआरपी हो, इनके मूल में ये है कि ये बॉडी की रिपेयर मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। तो वहां घुटने के लेवल पे जाके रिपेयर होता है, और 14 से 21 दिन बाद मरीज को फायदा लग जाता है। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके बजाय आप यदि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करते हैं, तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में ये आपकी नीचे की हड्डी है, ये आपकी ऊपर की हड्डी है, तो इनके किनारे शेव करके इसके ऊपर मेटल चढ़ा दिया जाता है, तो वो कार्टिलेज नहीं रहता, तो मरीज को मूवमेंट में दर्द नहीं होता है। ये सब जो मैंने इलाज के तरीके बताए, ये दोनों हड्डियों के बीच में कार्टिलेज ग्रो कराता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जॉइंट स्पेस बन जाएगा, कार्टिलेज ग्रो कर जाएगा, तो मूवमेंट फिर से आसानी से होने लगेगा। सर एक चीज और भी, कि ये भी बहुत लोग पूछते हैं कि थ्योरेटिकली कार्टिलेज रीजेनरेट नहीं होता है, तो फिर कैसे ये सारी ट्रीटमेंट्स जैसे बोलते हैं कि ये रिपेयर करेगा, जब रीजेनरेट होता ही नहीं है, तो फिर ये किस तरह से वर्क करता है, और ये क्या सचमुच जो रिपेयर करता है तो सचमुच रियल कार्टिलेज बनता है कि कुछ फाइब्रस कोई चीज बन जाता है। नहीं सर, मेरा ओजोन से संबंधित एक केस रिपोर्ट मेरे पास रिकॉर्ड में है, जिसमें उन्होंने केवल ओजोन से जिसमें उन्होंने न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस का पहले भी एमआरआई कराया और बाद में भी एमआरआई कराया। पहले जो एमआरआई कराया था उसकी उन्होंने मिलीमीटर में कार्टिलेज थिकनेस और जो सब तमाम बोन में चेंजेस थे, जो साइनोवियम में कैप्सूल में चेंजेस थे, वो देखे। और उसके बाद 3 सिटिंग ओजोन की दी, एक एक हफ्ते के अंतर से। तो जब उनका एमआरआई लिया गया तो एमआरआई में काफी इंप्रूवमेंट था ओजोन इंजेक्शन के बाद। तो उसमें कार्टिलेज रिजनरेशन भी एक वो था, कार्टिलेज की जो मिलीमीटर में थिकनेस थी वो बड़ी हुई आई थी। तो वो एक अच्छी केस रिपोर्ट है मेरे पास। और प्रोलोथेरेपी के बारे में मैंने खुद का व्यक्तिगत तौर पे एक्सरे में इम्प्रूवमेंट देखा है। और पीआरपी, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं बहुत ज्यादा फैन नहीं हूँ पीआरपी का, इसलिए कोई कमेंट नहीं करूंगा।
सर ये बात बिल्कुल, क्योंकि हम लोग भी क्लासिकल रीडिंग में यही सुने हैं कि कार्टिलेज रीजनरेट नहीं करता है, लेकिन मैं भी क्योंकि घुटने के मरीज पे वर्क करता हूँ, मैंने देखा है कि अगर मरीज ये करता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, तो उसके कार्टिलेज की थिकनेस, ज्वाइंट स्पेस पहले से बेहतर होता है। मैंने ज्वाइंट ये स्पेस फील। बढ़ जाता है। हाँ, तो इसका मतलब ये साइंटिफिकली इसका मतलब ये 100% सही नहीं है कि कार्टिलेज रीजनरेट नहीं होता है। हाँ हाँ सर, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपको, मैं ये कहूँ कि मैं खुद इस मामले में एक स्टडी करना चाहता हूँ और उसके बाद प्रूव करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं एक सरकारी अस्पताल में काम करता हूँ और हिंदुस्तान का हमेशा का रोना फंड्स की कमी है। नहीं तो निश्चित तौर पर मैं एक स्टडी करना चाहूंगा जिसमें सारे मरीज का एमआरआई में पहले करवाऊंगा, फिर उनको 3 प्रोलोथेरेपी के इंजेक्शन एक एक महीने के अंतराल पे, और 2 महीने बाद उनका पुनः एमआरआई करवाने का मेरा इरादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसमें 100% इम्प्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि अभी तक के मेरे जो क्लिनिकल रिजल्ट हैं जिसमें मरीज बताता है कि दर्द कम हो गया, सूजन कम हो गई, अकड़न कम हो गई, और इसके अलावा एक्सरे एक्सरे एक्स एक्सरे में ज्वाइंट स्पेस बेहतर हो जाता है। स्पेस बेहतर हो जाता है। तो जी। ये अभी तक का मेरा अनुभव रहा है सर। ये बहुत ही अच्छा चीज सर आपने बताया, और ये चीजें मुझे भी ऐसा, क्योंकि ये मैंने कितना बार फील किया है कि ये थोड़ा सा हो सकता है कि अभी नया रिसर्च में कहीं ये हो कि भाई नहीं, कार्टिलेज रीजनरेट होता है। सर अभी है क्या सर? हाँ। हेलो, हाँ, यस सर। अभी हम लोग जो सवाल करेंगे ना, इसमें 5-6 सवाल करेंगे, और इसमें मेन सवाल यही रहेगा ना सर, कि क्या ये सच्चाई है कि ये झूठ है। बस यही बताना है सर, कि क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज सिर्फ दवाइयों से हो सकता है, ये सही है कि गलत है? नहीं मतलब थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है। शुरुआती हम्म। अवस्था में मैं कहूंगा कि दर्द की दवाइयां ठीक है, लेकिन बाद में हम्म। अकेली दर्द की दवाइयों से नहीं पूरा पड़ेगा। मैंने दर्द की दवाइयों का केवल रोल शुरुआती, चाहे बहुत ज्यादा दर्द है उसको कम करने के लिए है, लेकिन दर्द की दवाइयों से केवल आपकी बीमारी नहीं ठीक होगी। हाँ, कभी आपको अपने ठीक नहीं हो जीवन। सकती। और हाँ। मैं अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को मैं वार्न करना चाहूंगा कि जो टीवी पे शिल्पा शेट्टी या अजय देवगन या जावेद अख्तर जो दवाइयां बेच रहे हैं, ना शिल्पा शेट्टी डॉक्टर है, ना जावेद अख्तर डॉक्टर है, ना अक्षय कुमार डॉक्टर है, ना अजय देवगन डॉक्टर है। इनके कहने पर दवाइयां ना लें। जो वो तमाम नाम से आयुर्वेदिक दवाइयों का लेवल लगा के बेच रहे हैं, वो शुद्ध स्टीरॉयड है। वो आपके ऊपर वाले से मुलाकात जल्दी करवाने का इंतजाम है एक्चुअल में, सर क्योंकि सर ऐसा आप बात बोल रहे हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, केस कर देगी सर आप पे भी और हम पे भी। देखिए सर, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, और दूसरा मेरा डॉक्टर होने के नाते धर्म है कि जिसको मैं हम्म, सही समझता हूं अपने मरीज को वो ही सलाह दूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर नेक्स्ट। जी जी, बिल्कुल आपने नेक्स्ट बिल्कुल। नेक्स्ट। सर क्या हर ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज को सर्जरी की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल टर्मिनल केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। उसके पहले मरीज दूसरे तरीकों से भी ठीक हो सकता है। अ, क्या ठंडी में चाहे बरसात के मौसम में घुटने का दर्द ज्यादा हो जाता है? ये एक सच्चाई है या एक केवल एक वहम है? नहीं नहीं, ये सच्चाई है सर। ठंड के मौसम में या जब भी बादल होते हैं, सारे पुराने दर्द बढ़ जाते हैं, तो वो घुटने का दर्द ठंड में बढ़ जाता है। मेरी ओपीडी अटेंडेंस दिसंबर जनवरी में ज्यादा रहती है बनिस्बत मई अप्रैल के। तो इसके क्या कारण, आपको क्या लगता है, क्या कारण? सर यही है कि ठंडा मौसम रहता है, उसकी वजह से मांसपेशी में अकड़न आती है। अब मांसपेशी में अकड़न है तो जो जॉइंट नॉर्मली ऐसा रहना चाहिए वो ट्विस्ट कर जाता है, दूसरे डायरेक्शन में मिस अलाइन हो जाता है। जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फोर्सेस का होना चाहिए उसकी जगह एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। तो शायद ये वजह है कि मसल स्पाज्म की वजह से ठंड के दिनों में मरीज को घुटने की आर्थराइटिस का तकलीफ ज्यादा होती है। अच्छा सर, एक रिपीट फायर क्वेश्चन जैसा है सर, जस्ट सबसे बुरी आदत जो घुटने के लिए जहर के जैसा है, अगर घुटने के मरीज हैं तो सबसे बुरी आदत जो मैं बोलूँ कि ओवरवेट। वजन कम करिए, एक खाना जिसे घुटने के मरीज को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए सर। नहीं, खाने का तो ऐसा कुछ नहीं है, पालथी मार के जमीन पे बैठ के ना खाएं बस। अच्छा, एक कोई फूड, चाहे कोई ऐसा खाने का चीज जो उनके लिए वो खाएं तो उनके घुटने के लिए बेहतर है। तमाम जो खट्टे फल सिट्रस फूड रहते हैं
हम्म। उनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है। कोई एक अजीब सा घरेलू उपाय जो कभी कभी एकाएक घर पे कभी घुटने में दिक्कत हो जाए तो मरीज को करना चाहिए। अब देखिए, मैं उसको कहूंगा कि बर्फ की सिकाई, यदि मामला संगीन है, दर्द तेज है और एकदम ताजा ताजा हुआ है, तो आप यदि बर्फ की सिकाई करेंगे तो उससे सूजन भी कम हो जाती है और दर्द भी कम हो जाता है। मैंने कुछ भी नहीं है तो आप बर्फ की सिकाई, सबके घर में बर्फ है, उससे करें। हाँ। ये दर्द में जरूर राहत मिलता है। सर कुछ कुछ फनी क्वेश्चंस बड़ा मैंने होता है, और जो लोग पूछते हैं सर घुटने से रिलेटेड, लोग कहते हैं कि शादी के बाद घुटने के दर्द बढ़ जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है सर? क्योंकि मैंने शादी शादी के बाद वगैरह दूसरे दूसरे हाँ, दर्द इतने सारे बढ़ जाते हैं कि आपका घुटने के दर्द की तरफ ध्यान नहीं जाता है, ये हाँ। कह सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, ये मतलब इट इज नॉट मत- साइंटिफिकली प्रूवन। मैंने आपकी शादी नहीं, मैंने आपके घर में शादी है ना, तो जैसे लेडी लोग बहुत सारे हमारे पास आते हैं कि बेटे का शादी था, उसके बाद से घुटने की तकलीफ बढ़ गई, बेटी की शादी था। वो उसकी वजह रहती है कि बेटे की शादी में उन्होंने इतना काम किया होता है, बारात में इतना डांस कर लिया होता है कि उसकी वजह से हम्म। उनकी आर्थराइटिस एग्रवेट कर जाती है, और उस बीच उनके पास डॉक्टर के पास आने का टाइम नहीं रहता। तो वो हम्म। 1 डेढ़ महीने बाद पूरा घुटने का सत्यानाश करके ही डॉक्टर के पास आते हैं। ये भी हम्म। वजह हो सकती है। और दूसरी, सौभाग्य की एक बार, डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी वजह है। जब आपके घर में उत्सव का माहौल है, आपको दर्द भी नहीं होगा, तकलीफ भी नहीं होगी। और फिर जब उत्सव का माहौल खत्म हो जाता है, तो फिर जो शरीर में तकलीफ है उसकी तरफ ध्यान जाता है। सर एक चीज, जिसे दादी लोग चाहे ओल्ड एज के लोग कहते हैं कि सरसों का तेल लगाओ चाहे जैतून का तेल लगाओ, इससे आपके घुटने के दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ये बात कितना सच है? देखिए सर, उसमें ऐसा, ये हमारा थोड़ा सा थिंकिंग फ्रेंडली लगता है। हमें शुरू से ये बताया जाता है कि घुटने के अंदर की चिकनाई या लुब्रिकेशन कम हो गया, तो जो हमारा कन्वेंशनल दिमाग है वो यही सोचता है कि यदि तेल की मालिश करेंगे तो तेल अंदर पहुंच के लुब्रिकेशन का काम करेगा। तो ऐसा नहीं होता है। ये ये मैंने गलत सोच है। ये गलत एक सोच है। जी 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 जी। क्या सचमुच एक एक ये भी है कि टाइट जीन्स आजकल बहुत सारे अरे जो बंद करो ना अ, बहुत जी। सारे बच्चे हैं चाहे बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग टाइट जीन्स चाहे जो लंबा हील्स पहनते हैं, तो उससे भी घुटने की तकलीफ होती है क्या सर? सर, फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। आजकल बहुत सारे लोग टाइट जीन्स पहनते हैं, लेडीज वगैरह लोग हैं, चाहे लंबा हील वाला चप्पल या जो भी है, जो स्लीपर चाहे फुटवेयर यूज करते हैं जो लंबा हील्स वाले, तो उससे भी घुटने की तकलीफ हो सकते हैं क्या? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब बाद में कोई हम्म। स्टडी आके ऐसा प्रूव कर दे तो कह नहीं सकता, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है टाइट जीन्स पहनने से शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, घर में ये भी लोग कहते हैं आजकल, बड़ा ये फेमस भी है कि अलसी और तिल खाने से आपके घुटने मजबूत होते हैं और घुटने के दर्द नहीं होते हैं, ये बात सही है गलत है? नहीं, देखिए सर, वही अलसी के साथ वही वाला है जो मैंने आपको बताया था ना, कि घुटने के अंदर चिकनाई, तो वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं कि अलसी में चूंकि तेल रहता है और वो अगेन लुब्रिकेटिंग क्वालिटी रहती है, उसको देखने में भी बड़ा चिकना और शाइनी सा लगता है, तो कहीं उनके दिमाग में ये रहता है कि ये घुटने के अंदर जाके वो लुब्रिकेंट का काम करेगा। तो एक्चुअल में वो लुब्रिकेंट जो है, डॉक्टर समझाने के लिए बोलता है, एक्चुअल में वो लुब्रिकेंट कोई तेल या ऑयल नहीं होता, वो साइनोवियल फ्लूइड होता है, और वो उसका कंपोजिशन तेल से मिलता जुलता बिल्कुल नहीं रहता है। तो अलसी खाने से या तेल की मालिश करने से या अ, किसी भी किस्म का कोई लिक्विड लगाने से अंदर कुछ भी नहीं जाने वाला। जो जाएगा आपके मुंह के रास्ते, खून के ही रास्ते जाएगा, यदि घुटने तक पहुंचाना है आपको तो। कुछ होता भी है तो उसका साइकोलॉजिकल या प्लेसिबो इफेक्ट ही होता होगा। जी जी जी। बहुत ही अच्छा सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस को भी जिनको घुटने की तकलीफ होगी उनको भी बहुत सारा नॉलेज मिला। मैं आपको अपने पूरे ऑडियंस की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा सर, और मैं चाहूंगा कि फिर हम लोग मिलें। इसी के साथ मैं अपने पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करता हूं। अगर आपको लगता है इस पूरे पॉडकास्ट से आपको कुछ वैल्यू मिला तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर भी करिए उन तमाम लोगों को जिनको घुटने की तकलीफ रहती है, जिनकी उम्र ज्यादा है। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।